हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेल्टा केमिस्ट्री क्लासेस और आप हैं डॉक्टर कफील अहमद के साथ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, एल्कलाइन अर्थ मेटल के ज्यादातर कंपाउंड आयनिक होते हैं। बेरिलियम के कुछ कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के होते हैं, अदरवाइज सारे ही एल्कली मेटल्स के कंपाउंड आयनिक नेचर के होते हैं। लेकिन एल्कली मेटल के कंपैरिजन में एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स लेस आयोनिक होते हैं, कम आयोनिक होते हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि ऐसा क्यों है। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग एल्कली मेटल की बात करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर सिचुएट होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल एक पोजीशन राइट हैंड साइड पर सिचुएट होते हैं एल्कली मेटल के कंपैरिजन में। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली अर्थ मेटल को अगर आप कंपेयर करें, सेम पीरियड के एलिमेंट को अगर आप कंपेयर करें, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज एल्कली मेटल के कंपैरिजन में कम होगा। और अगर आप चार्ज की बात करें तो चार्ज एल्कलाइन अर्थ मेटल का एल्कली मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि एल्कली मेटल के ऊपर +1 चार्ज होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर +2 चार्ज होता है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज एल्कली मेटल के कंपैरिजन में छोटा है और चार्ज एल्कली मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब आप लोगों को मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर में यह बताया है, polarizing power is directly proportional to the positive charge and inversely proportional to the size. And polarizing power is directly proportional to the covalent nature of the compound, inversely proportional to the ionic nature of the compound. एल्कली मेटल के कंपैरिजन में एल्कलाइन अर्थ मेटल का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और साइज कम है। तो क्या इनकी पोलराइजिंग पावर एल्कली मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी? और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, और अगर कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा तो फिर इनका आयनिक नेचर कम होगा। इसीलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड होते तो आयनिक हैं, लेकिन एल्कली मेटल के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो यहां पर मैंने मेंशन भी किया है general characteristics of compound of alkaline earth metals। मैंने यहां पर मेंशन भी किया है compounds are predominantly ionic। इनके जो कंपाउंड होते हैं वो पूरी तरीके से आयनिक होते हैं, but less ionic than corresponding कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल। लेकिन एल्कली मेटल के कंपाउंड के कंपैरिजन में एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड कम आयोनिक होते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर साइज एंड मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल के कंपैरिजन में एल्कलाइन अर्थ मेटल का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। अब चार्ज आप देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज एल्कली मेटल पर +1 चार्ज है और एल्कलाइन अर्थ मेटल पर +2 चार्ज है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, एनायन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होगी। साइज छोटा है एल्कली मेटल के कंपैरिजन में, क्योंकि एल्कली मेटल लेफ्ट हैंड साइड पर सिचुएट होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल राइट हैंड साइड पर सिचुएट होते हैं, और किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या हम इसको जेड इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है एल्कलाइन अर्थ मेटल की, एंड पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द covalent nature of the compound, inversely proportional to the ionic nature of the compound। सबसे पहला जो कंपाउंड है उसकी बात करेंगे हम लोग ऑक्साइड के बारे में। ऑक्साइड, जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो बनने वाले कंपाउंड को हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी में प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को मेंशन कर चुका हूं। अब हम यहां पर सिर्फ इनके कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल की,
तो मेनली मोनो ऑक्साइड बनते हैं ज्यादातर। हालांकि मैंने बताया था परऑक्साइड भी बनते हैं, लेकिन मेनली जो सबसे ज्यादा बनते हैं वो मोनो ऑक्साइड बनते हैं और MO टाइप बनते हैं। बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन -2 चार्ज, मेटल +2 चार्ज, प्लस माइनस को जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो N2O2 आएगा, जिसमें 2 कॉमन रख के MO टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या, ज्यादा है या कम है, ये तो बाद में बताइएगा। पहले ये बताइए ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो सुनिए, किसी भी 1 मोल कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट एटम से बनाने पर जो एनर्जी का चेंज आता है, उस एनर्जी के चेंज को ही हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। किसी भी कंपाउंड के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा, समझ जाइएगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर लिखा हुआ था हाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट मींस दे आर थर्मली स्टेबल। इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है हाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होने की वजह से। क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत बार अपने लेक्चर्स में ये मेंशन कर चुका हूं कि जब कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी ज्यादा निकलती है तो उस कंपाउंड के बॉन्ड्स को डिसोसिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना भी पड़ती है, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है उस सब्सटेंस को डिसोसिएट करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए। और ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपर टेम्परेचर का आसानी से इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो उसको डिग्रेड नहीं करा पाते हैं, डिसोसिएट नहीं करा पाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि वो थर्मली स्टेबल कंपाउंड है। आइए जरा अब यहां पर हम इन सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स के कुछ नेचर को देखते हैं, बेसिक नेचर को, आयनिक नेचर को, या फिर थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स को यहां पर कंपेयर करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके ऑक्साइड्स मैंने यहां पर बना दिए हैं। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। अभी आप सिर्फ सेंट्रल एलिमेंट की बात कीजिए। अगर हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को कंपेयर करें, इसका मतलब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, बेरिलियम से बेरियम की तरफ को मूव करेंगे, तो डाउन द ग्रुप आने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, बिकॉज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनी एटम। तो बेरिलियम से बेरियम तक जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या? किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ती है। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, कम एनर्जी प्रोवाइड करने पर ही इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। मतलब बेरिलियम से बेरियम की तरफ को मूव करने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर का मतलब है मेटेलिक नेचर इंक्रीज होना। मेटल क्या होते हैं? मेटल वो एलिमेंट होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं वो मेटल्स कहलाए जाते हैं। और डाउन द ग्रुप आने पर मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, और मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो बेसिक कंपाउंड होते हैं। नॉन मेटल के कंपाउंड एसिडिक कंपाउंड होते हैं, और मेटेलॉइड के कंपाउंड एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, और अगर इन एल्कलाइन अर्थ मेटल का मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो उन मेटल्स के द्वारा बनाए जाने वाले ऑक्साइड्स का जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटल के कंपाउंड बेसिक होते हैं। तो यहां पर मैंने मेंशन भी किया है बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस। मतलब अगर आपसे कहा जाए बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड, बताइए इनमें
बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। बेरिलियम का ऑक्साइड सबसे कम बेसिक होगा और बेरियम का ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये पूरी तरीके से बेसिक नहीं होता। अगर बेसिक नेचर को कंपेयर करोगे तो सबसे कम बेसिक नेचर है इसके पास, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास एसिडिक नेचर भी होता है। और ऐसे कंपाउंड जिनके पास एसिडिक नेचर भी हो, बेसिक नेचर भी हो, वो कहलाए जाते हैं एम्फोटेरिक। तो सभी जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं उसमें बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है और बाकी बचे हुए MgO, CaO, SrO एंड BaO ये बेसिक कंपाउंड होते हैं। अब बेरिलियम का कंपाउंड एम्फोटेरिक क्यों है? क्योंकि बेरिलियम एक मेटेलॉइड है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी होती है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी होती है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंपेयर करेंगे आयनिक नेचर। मैंने ये तो बताया अभी कि ज्यादातर कंपाउंड आयनिक होंगे, लेकिन हम उनके आयनिक नेचर की बात करेंगे यहां पर के डिफरेंट एल्कलाइन मेटल के जो कंपाउंड हैं उनके आयनिक नेचर का ट्रेंड क्या होगा। यहां पे फिर से मैंने सभी एल्कलाइन मेटल के ऑक्साइड्स मेंशन कर दिए हैं। वही चीज जब आप बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रॉन्सियम और स्ट्रॉन्सियम से बेरियम की तरफ को बढ़ोगे, आप देख रहे हैं आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। टॉप टू बॉटम आने पर मेटल का साइज इंक्रीज होता है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे हो तो मैंने मेंशन किया है साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी। पोलराइजिंग पावर व्हाट? जो कैटायन के पास एनायन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है उसको ही हम लोग पोलराइजिंग पावर कहते हैं। और पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट नेचर के। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कोवेलेंट नेचर भी डिक्रीज हो रहा होगा। और कोवेलेंट नेचर, आयनिक नेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, और कहीं पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। याद रखेंगे इस दुनिया में प्रैक्टिकली ना तो कोई कंपाउंड 100% कोवेलेंट हो सकता है और ना ही कोई कंपाउंड 100% आयनिक हो सकता है। मैं यहां पर कह जरूर रहा हूं कि ये कंपाउंड आयनिक होते हैं, वो इस बेसिस पर कि ये ज्यादातर आयनिक नेचर को शो करते हैं, कोवेलेंट नेचर को कम शो करते हैं। हकीकत यह है कि हर कंपाउंड के पास आयनिक नेचर भी होता है और कोवेलेंट नेचर भी होता है। हाँ, वो बात अलग है कि कोवेलेंट नेचर बहुत ज्यादा है और आयनिक नेचर बहुत कम है तो हमने कह दिया कि कंपाउंड कोवेलेंट है, या आयनिक नेचर बहुत ज्यादा है और कोवेलेंट नेचर कम है तो हमने कह दिया आयनिक नेचर ज्यादा है या फिर वो कंपाउंड आयोनिक है। आइए जरा यहां पर देखते हैं, कोवेलेंट नेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो आयनिक नेचर इंक्रीज होगा। तो अगर हम लोग सारे कंपाउंड को कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप आने पर उनके ऑक्साइड्स की जो आयनिक नेचर है वो आयनिक नेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा आयनिक होगा बेरियम का ऑक्साइड और सबसे कम आयोनिक होगा बेरिलियम ऑक्साइड। और हकीकत में बेरिलियम का ऑक्साइड कोवेलेंट होता है। मैंने इसी एल्कलाइन अर्थ मेटल की सीरीज में पीछे एक वीडियो लेक्चर बनाया था और उसमें मेंशन भी किया था कि बेरिलियम के ज्यादातर कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की, कि ये जो डिफरेंट टाइप के एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स हैं इनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है। आइए जरा देखते हैं। आप सिर्फ यहां पर बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल की, चार्ज अगर देखें आप, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रॉन्सियम +2, बेरियम +2, क्योंकि एक एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो उसको इक्विवेलेंट करने के लिए सेंट्रल मेटल के पास +2 होना चाहिए। तो चार्ज तो यहां पर सेम है कैटायन का। तो आप अगर पोलराइजिंग पावर देखना चाहते हैं कैटायन की तो आप चार्ज से नहीं देख सकते, क्योंकि चार्ज सारे केसेस में कॉमन है। आप लोगों को यहां पर देखना होगा साइज को।
बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम से बेरियम। साइज इंक्रीज होता चला जा रहा है, और अगर साइज इंक्रीज होता चला जाएगा तो ऑब्वियस सी चीज है, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होती चली जाएगी। और जो पोलराइजिंग पावर है उसके डिक्रीज होने का मतलब ये है, आप यहां पर देखिए जरा, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होने का मतलब क्या है। यहां पर अगर बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि ये ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहां पर बेरियम का अगर पोलराइजिंग पावर सबसे कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा बेरियम, वो सबसे लूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो सबसे कमजोर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बेरिलियम ऑक्साइड से बेरियम ऑक्साइड जाने पर जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कंपाउंड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। और अगर कंपाउंड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी ही तो डिक्रीज हो रही है। इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। क्योंकि अगर कंपाउंड स्ट्रांग होगा तो उसको ज्यादा टेम्परेचर देना होगा डिसोसिएट करने के लिए, और अगर कंपाउंड कमजोर होगा तो इसको डिसोसिएट करने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगी, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, कम थर्मल एनर्जी देना पड़ेगी। तो यहां पर मैंने ये आप लोगों को ऑक्साइड्स के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। आइए अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्साइड के बारे में। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि अगर आप किसी एलिमेंट की वाटर के साथ में केमिकल रिएक्शन करा दें तो जो कंपाउंड बनता है उसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने बात की कि एल्कलाइन अर्थ मेटल अपना MO टाइप का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर आप इस MO टाइप ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ में करा देते हैं तब भी मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और हाइड्रोक्साइड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो। तो ये जो हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड बेस की तरह वर्क करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ये हाइड्रोक्साइड हैं वो बेस की तरह वर्क करते हैं, इवन स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड ज्यादातर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन ज्यादातर हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करते हैं। यहां पर मैंने मेंशन भी किया है मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा MOH2 टाइप। बिल्कुल सही है। अगर हाइड्रोक्साइड की बात करें, एक हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज होता है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट पर +2 चार्ज होता है, तो +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए -2 चार्ज की जरूरत होगी। एक हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज है तो -2 चार्ज लाने के लिए दो हाइड्रोक्साइड आयन की यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। उसको क्रिस क्रॉस कर देंगे तो MOH टाइप के मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं यहां पर मेंशन भी कर सकता हूं मेटल हाइड्रोक्साइड। सेकेंड ए ग्रुप के ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में लेस बेसिक होते हैं और लेस स्टेबल भी होते हैं। मतलब एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्टेबल होंगे, ज्यादा बेसिक होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में। मैं आप लोगों को डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं बताता हूं, हर चीज का रीजन देता हूं। आइए जरा यहां पर भी देखते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसे यहां पर हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड के और उन्हीं पीरियड के एलिमेंट के एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड हमने यहां पर ले लिए। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप में हमने सोडियम का हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड ले लिया और सेकेंड ए ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड ले लिए। पहले तो आप यही समझ लो, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है +1 और OH -1, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो MOH टाइप के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहां पर सेकेंड ग्रुप में MOH होल ट्वाइस टाइप के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी मैंने बताया -1 +2 -1, चार्ज को आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये MOH होल ट्वाइस टाइप हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो आप समझ में आ रहा होगा आपके कि ये
सिंगल हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्यों है और ये दो दो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्यों है। अब यहां पर देखिए मैंने ये सेकंड पीरियड के दो एलिमेंट लिए हैं, इधर सोडियम मैग्नीशियम, और ये तीसरे पीरियड के एलिमेंट है पोटेशियम कैल्शियम। आइए जरा मैं आपको पहले ये बताता हूं कि एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक क्यों होते हैं। जब आप सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ को आएंगे या पोटेशियम से कैल्शियम की तरफ को आएंगे तो आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होता है एलिमेंट का। मैंने यहां पर मेंशन भी किया है, साइज ऑफ मेटल डिक्रीजेस, मतलब सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम छोटा होगा, पोटेशियम के कंपैरिजन में कैल्शियम छोटा होगा। और अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा एलिमेंट का। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बैलेंस सेल से किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ती है, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलवाना आसान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ही मेटालिक नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी अगर डिक्रीज हो रही है तो मेटालिक नेचर भी डिक्रीज होगा, और अगर मेटालिक नेचर डिक्रीज हो रहा है तो कंपाउंड का जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि मेटल के कंपाउंड बेसिक कंपाउंड होते हैं, नॉन मेटल के कंपाउंड एसिडिक कंपाउंड होते हैं, और मेटेलॉइड के कंपाउंड एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं। तो यहां पर मेटालिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब NaOH के कंपैरिजन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक होगा, KOH के कंपैरिजन में CaOH होल ट्वाइस लेस बेसिक होगा। तो क्यों कम बेसिक होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल एल्कली मेटल के कंपैरिजन में, मैंने आप लोगों को यहां पर रीजन दिया। अब बात कर लेते हैं जरा इनकी स्टेबिलिटी की। आइए जरा, अगर आप लोग बात करें सोडियम मैग्नीशियम की, तो सोडियम से जब मैग्नीशियम की तरफ को आप बढ़ेंगे तो साइज डिक्रीज हो रहा है, या पोटेशियम से कैल्शियम की तरफ को जब आप बढ़ेंगे भी साइज डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, और इसके साथ साथ चार्ज इंक्रीज हो रहा है, +1 से +2, +1 से +2। पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना और साइज का डिक्रीज होना, दोनों ही चीजें पोलराइजिंग पावर को इंक्रीज करती हैं, बिकॉज पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। तो साइज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो रही होगी, और पोलराइजिंग पावर के इंक्रीज होने की वजह से कोवेलेंट नेचर इंक्रीज होता है, और अगर किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंपाउंड के अंदर आयनिक नेचर डिक्रीज होगा, और किसी भी कंपाउंड में आयनिक नेचर जितना कम होगा, इसका मतलब यह है कि उस कंपाउंड में जो बॉन्ड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, और कंपाउंड्स की अगर स्ट्रेंथ कम हो रही है तो क्या कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यही वजह है कि एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में, क्योंकि ये एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड ज्यादा आयनिक होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में। अभी अभी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो आप लोगों को बताया था एल्कली मेटल के कंपाउंड ज्यादा आयोनिक होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड के कंपैरिजन में। यही एल्कली मेटल की कंपाउंड्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह भी होते हैं। आइए जरा हम लोग डिफरेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंसियम हाइड्रोक्साइड एंड देन बेरियम हाइड्रोक्साइड। हम इनके बेसिक नेचर को कंपेयर करेंगे, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, क्या ट्रेंड होता है। जब हम बेरिलियम से बेरियम की तरफ को बढ़ेंगे, हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, साइज इंक्रीज होगा मेटल का। मेटल का अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी को ही हम लोग मेटालिक नेचर कहते हैं, मतलब मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है।
और मेटालिक नेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, मेटल के कंपाउंड बेसिक होते हैं, तो कंपाउंड्स के बेसिक नेचर भी इंक्रीज होंगे। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्रोक्साइड होगा बेरिलियम, बेरियम का हाइड्रोक्साइड, और सबसे कम होगा बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड। जैसे अभी अभी मैंने बताया था, बेरिलियम का ऑक्साइड ना तो पूरी तरीके से बेसिक होता है, ना पूरी तरीके से एसिडिक होता है, वो एम्फोटेरिक होता है। उसी तरीके से बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। इसके पास में दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये एसिड की तरह से भी वर्क कर सकता है, बेस की तरह भी वर्क कर सकता है। मतलब अगर ये एसिड की तरह वर्क कर रहा है तो बेस से रिएक्ट करेगा, और अगर ये बेस की तरह वर्क कर रहा है तो एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा। तो यहां पे एक बात आप लोगों को एक साथ लिख लेनी है, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। हमेशा याद रखेंगे, केमिस्ट्री में ज्यादातर अजीब चीजें पूछी जाती हैं जो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही होती हैं। तो जितने भी ये एक्सेप्शनल केस हैं उनको आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आइए यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। फिर से मैंने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड को मेंशन किया है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सभी के ऊपर +2 चार्ज है, लेकिन हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज होगा। अगर कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज होने की वजह से पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी। अगर पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है तो कोवेलेंट नेचर डिक्रीज होगा, और कोवेलेंट नेचर अगर कंपाउंड का डिक्रीज हो रहा है तो उसी कंपाउंड के अंदर आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा होगा। आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि कंपाउंड के अंदर जितना ज्यादा आयनिक नेचर होगा बॉन्ड्स उतने स्ट्रांग होंगे, और बॉन्ड जितने स्ट्रांग होंगे किसी भी कंपाउंड के पास, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। उस कंपाउंड को डिसोसिएट करने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। हम कहेंगे कि वो कंपाउंड थर्मली स्टेबल है। थर्मल एनर्जी का उस कंपाउंड के क्रिस्टल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने यहां पर ये थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर को भी यहां पर एक्सप्लेन किया। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद अब हम लोग हाइड्रोक्साइड के सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं जरा, कि सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड होता है। आप देख सकते हैं मैंने सारे हाइड्रोक्साइड यहां पर लिखे हैं। बेरिलियम से बेरियम की तरफ को जब आप मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, और अगर साइज इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होने की वजह से लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। आप लोगों को मैंने लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर अलग से एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके दिया है, आप लोग उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी के बीच में कंपैरिजन मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो साइज जैसे इंक्रीज होता है वैसे लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होने के साथ साथ हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों ही साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज इंक्रीज होने पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। मैंने आप लोगों को सेपरेट वीडियो लेक्चर में यह मेंशन किया है, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी, किसी भी मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहां पर आप जरा ध्यान दें कि साइज इंक्रीज होने पर लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होती है हाइड्रेशन एनर्जी के कंपैरिजन में। मैंने यहां पर लिखा भी है, बट लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस मोर रैपिडली देन हाइड्रेशन एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही है तो इसका यही तो मतलब है कि जब आप बेरिलियम के कंपाउंड से बेरियम के कंपाउंड की तरफ को बढ़ेंगे तो लैटिस एनर्जी कम रह जाएगी, लेकिन लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी यहां पर ज्यादा है लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड से जब आप बेरियम के हाइड्रोक्साइड की तरफ को बढ़ते हैं तो लैटिस एनर्जी के बहुत ज्यादा घट जाने की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि
जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी के ऊपर ओवरकम कर जाती है और डाउन द ग्रुप आने पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी कम है, तो उस घट रही लैटिस एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वो मैंने यहां पर मेंशन किया। अभी मैंने बताया था कि बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है ये एम्फोटेरिक होता है, ये एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है। वो रिएक्शन मैंने यहां पर मेंशन की है, एनसीईआरटी ने ये इस रिएक्शन को शो किया है, तो मैं भी यहां पर मेंशन कर रहा हूं आपको। जैसे यहां पर देख लीजिए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा हाइड्रोक्साइड से। हाइड्रोक्साइड कौन देगा? ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड देते हैं वो बेस होते हैं। अगर बेस के साथ में कोई केमिकल रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये एज अ एसिड ही तो रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन। यहां पर आप लोग जरा देखिए, बेरिलियम के अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें 4 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p0, मतलब जो सेकंड शेल है उसमें s सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p सब शेल खाली पड़ी हुई होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एनपेड फॉर्म में उसको एक्साइट करा देते हैं p के अंदर। तो एक इलेक्ट्रॉन खुद का उस बेरिलियम का और एक हाइड्रोक्साइड और एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का खुद का और एक हाइड्रोक्साइड, ये तो BeOH होल ट्वाइस बना देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी तो 2 p ऑर्बिटल खाली पड़े हुए होंगे ना, और इन p ऑर्बिटल में ये दोनों हाइड्रोक्साइड आयन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर कर लेंगे और इस तरीके से BeOH होल 4 बेराइलेट आयन -2 फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो -2 है वो हाइड्रोक्साइड आयन का चार्ज है, क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 है, तो 2 हाइड्रोक्साइड की वजह से -2 होगा, क्योंकि पहले वाले जो थे वहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। यहां पर ये रिएक्शन जो आपने देखी वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। बेराइलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसी बेस के साथ में करने पर बेराइलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, तो ये किस बेरिलियम के किस नेचर को शो कर रही है? एसिडिक नेचर को शो कर रही है, क्योंकि रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन लिया गया है, एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है HCl का। HCl है, वाटर है, इसको आप बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है तो अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाया जाता है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगर एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, आप लोग जानते ही हैं HCl होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा? ऑब्वियस सी चीज है, बेस रिएक्ट करेगा। जैसे लड़का लड़की से अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के से अट्रैक्ट होता है, लड़का लड़के से बहुत रेयर केस में अट्रैक्ट होगा, लड़की लड़की से बहुत रेयर केस में अट्रैक्ट होगी, वो दूसरे केसेस हो जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है, BeOH होल 4 Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है। और यहां पर आप सोच सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं कि बेरिलियम के पास में तो 4 ऑर्बिटल थे, तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता था, और यहां पर 4 और 2 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर फॉर्मेशन हुआ है आयनिक बॉन्ड का, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि जो बेराइलाइट आयन है उसके ऊपर -2 चार्ज है, तो बेराइलाइट आयन का -2 चार्ज और 2 क्लोरीन +1 फॉर्म में आएंगी, तो +2 चार्ज, +2 -2, ये आपस में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऑक्साइड्स के बारे में और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में कंप्लीटली बताया, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। गैस मैं आप लोगों से बेसिकली डेल्टा क्लासेस के और गैलेक्सी कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप सारे वीडियोस अच्छे तरीके से देखें और रेगुलरली वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि इस क्वारंटीन में अभी कोई भी चीज सर्टेन नहीं है कि ये क्वारंटीन कब तक चलने वाला है या फिर एग्जाम कब होने वाला है। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो सारी टेंटेटिव हैं,
अनुमानित हैं, अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये वीडियो लेक्चर पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं। जो भी वर्क हम कर रहे हैं या जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं। सो प्लीज आप लोग अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें। बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई हैं। आपके माँ बाप के जो होप हैं, उनकी जो आशाएं हैं, वो आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है। तो आपने साल भर मेहनत की है, साल भर स्ट्रगल किया है, तो इस समय पे आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप लोग बिल्कुल डाउन हो जाएं। तो प्लीज पढ़ाई करते रहिए और वीडियो लेक्चर को रेगुलरली देखते रहिए। मेरे ये जो वीडियो लेक्चर हैं ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जिससे भी क्वेश्चन बन सकता है नीट में या आईआईटी जेईई में, मैं कोशिश कर रहा हूं हर लाइन को एक्सप्लेन करूं, कोई भी लाइन स्किप ना हो। आप ऑल इंडिया लेवल की आईआईटी जेईई मेंस तक, नीट, एम्स, जो भी बुक लगाना चाहते हैं आप कोई भी बुक उठा लीजिए। जो भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपके सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। ऑलमोस्ट आपके 95 to 98% सारे सवाल बन जाएंगे। जो सवाल आपसे नहीं बन पा रहे हैं वो आप मुझसे सजेस्ट कीजिए, मुझे बताइए, मुझे ईमेल कीजिए या कमेंट बॉक्स में आप बताइए। लेकिन प्लीज पढ़ते रहिए। मैं फिर से कहूंगा ये हार्ड वर्क सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग पढ़ते रहिए, टाइम को बर्बाद बिल्कुल ना करें। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लोग मेरा YouTube चैनल डेल्टा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और प्लीज रेगुलरली पढ़ते रहें। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप सारे लोग पढ़ते रहें। हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू सो मच।